आज हम लोग जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वह है इपिलेप्सी। इपिलेप्सी को हिंदी में बोलते हैं लोग मिर्गी। नहीं ऑन किया गया? मिर्गी आप लोग सुने होंगे गांव देहात में कि मिर्गी का दौरा पड़ गया। कोई बोलता है इसको चप्पल सुंघाओ, कोई बोलता है जूता सुंघाओ, कोई बोलता है नाक बंद करो, कोई बोलता है बदबूदार चीज़ सुंघाओ। क्योंकि कुछ दिन के लिए ब्रेन का, कुछ समय के लिए ब्रेन का एक्टिविटी काम करना बंद कर देता है और वह आदमी, मतलब ऐसा कहावत है गांव में, लोग कहता है कि इपिलेप्सी मतलब मिर्गी आ गया तो जूता सुंघाना है, नाक बंद करना है, मुंह बंद करना है। मतलब उसका सांस रोक देंगे तो जब सांस नहीं मिलेगा तो औजिया के आदमी मुंह खोल लेगा। लेकिन यह गलत मेथड है। एक तो इपिलेप्सी का दौरा पड़ा है और उस कंडीशन में यदि आप किसी का नाक और मुंह बंद करते हैं, सांस को रोकते हैं, यदि वह पेशेंट कॉन्शस में नहीं आ पाता है तो उसका कार्डिक और रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, वो आदमी मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अभी हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे कि इपिलेप्सी क्या होता है, कितने तरह का इपिलेप्सी होता है, इपिलेप्सी का लक्षण क्या है, किस किस कारण से इपिलेप्सी होता है, कौन कौन बीमारी में इपिलेप्सी होता है, यह सब चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह बता देना चाहते हैं सारे लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं जानकारी के लिए कि कभी भी मिर्गी का दौरा पड़े उस पेशेंट को नाक मुंह नहीं दबाना है, चप्पल जूता नहीं सुंघाना है। यदि पेशेंट को इपिलेप्सी मिर्गी के दौरा के दौरान उल्टी हो रहा है, वोमिट आ रहा है, तो उस पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में बाईं करवट में सुलाकर घेट को थोड़ा सा ऊपर करना है ताकि जो भी वोमिट आए, जो भी उल्टी वाला मटेरियल आए वह उसके सांस के नली में नहीं फंसे, वह बाहर निकल जाए। और वह दौरा कुछ समय के लिए होता है, किसी डिजीज के चलते होता है, तो वह दौरा जैसे जैसे खत्म हो जाएगा पेशेंट अपने आप होश में आ जाएगा और फिर उसको डॉक्टर अपना जांच करके किस कारण से वह मिर्गी का दौरा आया है उस कारण का इलाज करके जांच के दौरान उसका बीमारी का पता लगा के उसका सटीक इलाज करेगा। तो घरेलू उपाय आप यही कर सकते हैं कि पेशेंट को एक लेटरल पोजीशन में सुला के हॉस्पिटल तक शिफ्ट कराने का प्रयास करेंगे। बाकी उल जुलूल हरकत जो होता है रास्ता में, नाक बंद करना, मुंह बंद करना, आंख घोंपना, चुटी काटना, हाँ, जूता सुंघाना, गोबर सुंघाना, जूता पियाना, पानी पियाना, पानी भी इसमें नहीं पिलाना है, कोई भी चीज़ नहीं पिलाना है। क्योंकि चांस रहता है कि वह जो मटेरियल है वह रिस्पिरेशन वाला रास्ता में, मतलब एक्सपायरेट के रूप में भीतर नहीं चला जाए और उससे मरीज की जान से आ सकती है। तो मरीज का आपको जान बचाना है। मरीज के यदि आप हित हैं, शुभचिंतक हैं, यदि आप मेडिको लीगल नहीं हैं तो उस पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में यानी बाएं करवट में सुलाकर अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। किसी भी पेशेंट का नाक मुंह कान नहीं दाबना है, उसको जूता नहीं सुंघाना है, चप्पल नहीं सुंघाना है। या तो एक हो गया जागरूक के लिए हम बना दिए। अब हम लोग इपिलेप्सी के विषय में पढ़ेंगे कि इपिलेप्सी की परिभाषा क्या होता है। इपिलेप्सी को हिंदी में, देवनागरी में हम लोग कहते हैं मिर्गी, मिर्गी की बीमारी, मतलब मिर्गी का दौरा। तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम हम लोग इपिलेप्सी का कहते हैं सीजर। सीजर क्या अटैक आया? सीजर का अटैक आया। जैसे गांव देहात में लोग कहता है मिर्गी का दौरा पड़ा, तो मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं सीजर आया, सीजर का अटैक आया। तो हम लोग इपिलेप्सी का डिफिनेशन करेंगे। सीजर आर एन एबनॉर्मल, सीजर एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी विदाउट न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। हम जानते हैं न्यूरॉन्स क्या करता है, ब्रेन में इंपल्सेस देता है, सिग्नल देता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक सडन एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, मतलब ब्रेन के न्यूरॉन से क्या होता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक्सेसिव डिस्चार्ज के इंपल्स ज्यादा बनने के चलते सीजर का अटैक आता है। वह किस किस डिजीज में है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्रोनिक सीजर एक्टिविटी कॉल्ड इपिलेप्सी, जो सीजर एकाएक पहली बार हुआ उसको हम लोग इपिलेप्सी नहीं कहेंगे। जो बहुत दिनों से लगातार किसी पेशेंट को, क्रोनिक मतलब कि बहुत दिनों से सीजर का अटैक आ रहा है, सीजर मतलब कन्वल्सन हो रहा है, उसको हम लोग इपिलेप्सी कह सकते हैं। सीजर हम लोग कहेंगे किसी भी डिजीज के चलते या किसी भी कारण, कोई भी अबनॉर्मल कारण जिसमें सडन क्या होता है, ब्रेन से एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का एक्सेसिव डिस्चार्ज हो जाए, वह कंडीशन
सीजर कहलाता है। अब किस किस बीमारी में एपिलेप्सी हो सकता है या सीजर आ सकता है, इसको हम लोग पहले समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकता है। यदि किसी को सीजर आ रहा है, किसी को मिर्गी का दौरा आ रहा है, तो वह क्या क्या कारण से आ सकता है। जरूरी नहीं कि उसको एपिलेप्सी है। तो पहला कारण अगर कोई आदमी पॉइजन खाया है या नशा का बहुत सारा गोली खा लिया, जैसे अल्प्राजोलाम खा लिया, एविल खा लिया, कोई भी ऐसा नशा का दवाई खा लिया या पॉइजन सब्सटेंस खा लिया, उसको मिर्गी का सीजर का अटैक आ सकता है। तो पॉइजनस सब्सटेंस में क्या क्या है, तो अल्कोहल, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पिया, तो जो चीज, कोई भी चीज का ज्यादा सेवन करना, चाहे वो दवा हो या कोई बीमारी का इलाज करने वाला दवा हो या कोई खाने का सामान हो या कोई नशा का सामान हो, जब कांस्टेंट मात्रा में कीजिएगा किसी दवा का उपयोग तो वह उपचार करता है, ज्यादा मात्रा में यूज करने से वह जहर का काम करता है। तो अल्कोहल का ज्यादा यूज करने से पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में एपिलेप्सी आ सकता है। कोकीन का जो सेवन कर रहा है, सब चरसिया स्माइकरवा सब जो होता है, जो कोकीन पीता है, ज्यादा कोकीन पीने के चलते भी सीजर का अटैक आ सकता है। उसके बाद कौन सा और सब्सटेंस है, कार्डियाजोल। कार्डियाजोल एक दवा है जो सेडेटिव है, नींद का दवा हो सकता है। उस कंडीशन में ज्यादा उसके सेवन से, उसके पॉइजनिंग सब्सटेंस से एपिलेप्सी या सीजर का अटैक आ सकता है। लेड पॉइजनिंग में और वो फास्फोरस पॉइजनिंग में, जैसे कोई दवा छिड़कने वाला जो होता है, कीटनाशक दवा का छिड़काव करने वाला दवा, लोग बहुत सारा सुसाइड करने के लिए गांव देहात में जो दवा, या बहुत शहर में भी जो कीड़ा मारने के लिए या फिर इंसेक्ट को मारने के लिए दवा रखा जाता है, लोग गुस्सा में क्या करता है, सोचता है कि दवा को, कीड़वा को नहीं मार के घर के कीड़वा को मार लेते हैं। घर का कीड़े ना है वो जो जहरवा खाता है, माँ बाप का तो शुभचिंतक है नहीं। खेत का कीड़ा खेत काटता खाता है, फसल काटता है। घर का कीड़ा क्या करता है, वो खानदान को बर्बाद करने के लिए फिराक में रहता है। तो वो सोचता है कि इसमें तो भाई मालिक है, खेत में जो कीटनाशक छिड़ता है तो मालिक है, वो अपना फसल बढ़ाने के लिए छिड़ता है। लेकिन गार्जियन तो अपना जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब कि नालायक लड़का है, उसको तो देगा नहीं जहर। तो बचवा सब क्या करता है, अपने सोचता है कि हम जहर पी के अपना बताते हैं इनको कि क्या होता है जहर, सिखा देते हैं इनको। सारा लोग को जेल में कसवा देते हैं। अरे भाई जेल में तो बाद में कसवाएगा, पहले तू है ऊपर कसा जाएगा। तो वही चीज है। तो वो सब पॉइजनिंग के केसेस में जो होता है, एपिलेप्सी या सीजर का अटैक आ सकता है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वाला कुछ डिजीज है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, मेटाबॉलिक मतलब कि मेटाबॉलिक डिजीज क्या होता है, खान पान के अनियमितता के चलते, कोई जैसे एसिडोसिस वगैरह होता है, बहुत सारा डिजीज होता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, यूरेमिया एक कंडीशन होता है। व्हाट इज यूरेमिया, जब किडनी किसी समय फिल्टर, किडनी का काम क्या करना है, फिल्टर करना है। तो किससे फिल्टर करता है, ब्लड से कचरा को साफ करता है। कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट साफ करता है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसको फिल्टर करने का काम जो करता है वह क्या करता है, ब्लड करता है। ब्लड माने किडनी करता है, ब्लड में से, क्योंकि ब्लड में सब चीज है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है और वेस्ट प्रोडक्ट भी है। तो अच्छा चीज को रखेगा बॉडी में काम के लिए और बाकी कचरा को साफेगा। लेकिन जब किडनी जो है, जैसे घर में कौन ठान लिया कि हमको ये काम नहीं करना है, तो पानी मांग रहा है, घंटा से पानी चिल्ला रहा है, उसको काम नहीं करना है, तो चिल्लाते चिल्लाते वो शांत हो जाएगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा। तो वैसे ही किडनी अगर मानते हैं, किडनी ठान दिया कि किडनी को हमको काम नहीं करना है, खराब हो गया किसी कारण से, तो जो ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन है वह प्रॉपर तरीका से फिल्टर होकर बाहर नहीं आएगा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। तो यूरेमिया इज द कंडीशन व्हेन द ब्लड इज अनेबल टू फिल्टर ऑफ यूरिया, मतलब कि जब यूरिन मतलब जो ब्लड यूरिन के रूप में फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है, और किसी कारणवश यदि ब्लड जो है, किडनी में जो ब्लड जा रहा है वह यूरिन को फिल्टर करके यूरिन नहीं बना रहा है, ब्लड में लेके घुमा रहा है, दिस इज कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया। यानी यूरिन जब ब्लड में घूमने लगे तो यूरेमिया, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड कॉल्ड इज सेप्टिसीमिया। तो यूरेमिया में ज्यादा यूरेमिया डेवलप होने के चलते सीजर का अटैक आ सकता है। अब देखिए
एक होता है कोलेमिया, कोल मतलब बाइल, यानी कि किसी कारण से बाइल को भी फिल्टर करता है, ब्लड में रहता है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो फिल्टर करके बाहर निकालता है। तो किसी कारण से ब्लड में बाइल घूमने लगे, ज्यादा मात्रा ब्लड में हो जाए बाइल का, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेमिया। तो कोलेमिया और यूरेमिया के कंडीशन में सीजर अटैक आ सकता है। हम बता रहे कॉजेज, किस किस कारण से सीजर या इपिलेप्सी हो सकता है। अब देखिए आप लोग अभी पढ़े हैं इक्लेम्सिया बीमारी में हम बता दिए हैं पिछला वीडियो में कि क्या बीमारी होता है इक्लेम्सिया, क्या क्या लक्षण होता है। तो इक्लेम्सिया वाले मरीज को भी सीजर का अटैक आ सकता है, लेकिन वह इपिलेप्सी में कन्वर्ट नहीं होगा, वह एक्यूट अटैक आएगा ब्रेन के डिस्टर्बेंस से। और जब भी लगातार बहुत दिनों से किसी को अगर सीजर का अटैक आ रहा है तो वह इपिलेप्सी कहलाएगा। यह चीज क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी देखिए हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया। यदि हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा, यदि किसी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए, यदि ब्लड में जो है ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा किसी को ज्यादा चीनी हो जाता है 500 600, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर ग्लाइसीमिया। किसी का अगर ब्लड में नॉर्मल ब्लड में शुगर का वैल्यू कितना है, फास्टिंग में 60 से 100 या 110 mg पर DL, खाना के बाद कितना है तो 70 से 150 या 160, आजकल 180 mg पर DL हो गया है। तो किसी कारण से यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा 40 50 30 हो जाए, उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। यानी ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम हो जाएगा तो सारे सेल को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। सारे सेल जो है बॉडी में जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज से एनर्जी प्राप्त करता है। तो ब्रेन के भी सेल में ग्लूकोज की कमी होने से क्या हो जाएगा, इपिलेप्सी और सीजर का अटैक आएगा। और ज्यादा मात्रा भी होने से क्या करता है कि शुगर, ग्लूकोज का ज्यादा मात्रा से भी सेल डिस्ट्रॉय होता है, डैमेज होता है, तो उस कंडीशन में भी सीजर आएगा। यानी अब सीजर आया तो इटियोलॉजी का पता करेंगे कि एक्सीडेंटल है कि पॉइजनिंग खाया है कि चीनी कम हुआ है। चीनी का चेक करेंगे तो पता लग जाएगा चीनी कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है। सब बिंदु पर पहला बार जो इपिलेप्सी का पेशेंट आएगा तो सब बिंदु पर हम लोग निकालना पड़ेगा डायग्नोसिस पहले कि इसको जो हो रहा है वह किस कारण से हो रहा है, किस कारण से सीजर का अटैक आया, पहले कभी नहीं आया का एक आया। तो अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है, पायरोडॉक्सिन डिफिशियंसी। विटामिन डी का नाम क्या है, विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन। किसी को यदि पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, कब होता है, आजकल टीबी का दवा में आइसोनियाजाइड में विटामिन B6 की कमी हो जाती है। अच्छा है, और भी कंडीशन में होता है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में होता है, प्रेगनेंसी वाला को भी इपिलेप्सी सीजर आता है, फिर इक्लेम्सिया बोलते हैं उसको, तो उसको भी विटामिन B6 का टैबलेट खिलाया जाता है, फोलिक एसिड आयरन खिलाया जाता है। तो किसी कारण से यदि विटामिन B6 डिफिशियंसी है तो उसको भी सीजर का अटैक आ सकता है। थोड़ा पॉज करो। अब एक और कंडीशन होता है, जैसे मानते हैं किसी को अगर सेरेब्रल एनोक्सिया डेवलप किया, ये तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हो गया। सेरेब्रल एनोक्सिया मतलब क्या होता है, किसी भी कारण से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अब कैसे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो सकता है, मानते हैं कोई फांसी पे लटक गया, कोई किसी गला दाब दिया या किसी चीज से गला दबा गया, कोई खा रहे कोई चीज फंस गया, सांस के नली में जाके कोई बड़ा चीज खा रहे, रसगुल्ला मिला, हमारा हो रसगुल्ला खाए तो मालूम चला कि वो रसगुल्ला जो है वो सफेगस में ढुका ही नहीं, जाके और क्या यहाँ पर अटक गया, सांसों की नली ब्लॉक कर दिया। चाहे कोई खाना का टुकड़ा हम जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो किसी भी कारण से क्या हो गया, सांस में रुकावट आया और ब्रेन में, उस कंडीशन में ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, उस कंडीशन में सीजर का अटैक आ सकता है। इसलिए ना CPR में बताया गया है कि कोई भी अगर कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाए तो उसको पहले लेटाना है, मुंह में भी देखना है कुछ फंसा है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है ना, सब एक परत बाई परत एक दूसरे से। अब मानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया, कहीं आग लग गया, और आग लग गया तो क्या कि आपको आग बुझाने गए, उसी में इतना धुआं है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिला, मैंने इसमें है तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड है, आग लगा हुआ है अगर तो CO2 केवल रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिला, CO2 हम इनहेल कर लिया और पेशेंट उसमें बेहोश हो गया। तो उस कंडीशन में पेशेंट आएगा तो रिकवरी होने, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलने के चलते सीजर का अटैक आ सकता है। तो यह सब कंडीशन है, या नाइट्रोक्सियस ऑक्सीलेट पॉइजनिंग, हार्ट ब्लॉक वाला पेशेंट हुआ, किसी का हार्ट ब्लॉक है, तो हार्ट का काम क्या है कि ब्लड को सर्कुलेटिंग करना पूरे बॉडी में। तो लंग से मानते हैं हार्ट ब्लॉक है तो क्या लंग से ऑक्सीजन लेके नहीं कैरी करेगा,
तो उस कंडीशन में भी सीजर का अटैक आ सकता है। अब देखिए सीजर का पेशेंट है तो इतना बिंदु पे जांच पड़ताल करना है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉजेज में क्या है, एलर्जिक डिजीज में अस्थमा वाले पेशेंट को या कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ और उसके चलते उसको सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके चलते सीजर आ सकता है। आप देखिए अंडर टर्मिनेट कॉजेज क्या हो सकता है, किसी को यदि बुखार हो, ज्यादा हाई फीवर है, हाइपर पायरेक्सिया है, तो ज्यादा बुखार ना कर, बुखार तड़प गई, मुंह से गाज फेंक दिया, मिर्गी के दौरा ऐसा आने लगा, मिर्गी 105-6 डिग्री बुखार हाई रहने से भी किसी को सीजर का अटैक आ सकता है। उसके बाद मानते हैं किसी को पेट में हेलमिन्स है, हम बताए थे राउंड वार्म और अदर्स कुछ वार्म है जो जाता है, उस सर्कुलेट करके ब्रेन से सर्कुलेट करके ब्रेन तक पहुंच जाता है ब्लड सर्कुलेशन द्वारा, और ब्रेन को भी अपसेस कर डैमेज कर सकता है। तो ब्रेन को हेलमिन्स मतलब कीड़ी, कुछ कीड़ी के चलते भी सीजर आ सकता है। बच्चा सब में सीजर का अटैक आता है तो हम लोग कह रहे बार बार खुद ही कर रहा है तुम। हेलो हेलो हो गया, चलो चालू करें। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स के बेस में बता दिए, और कुछ जो है पैरासाइट भी है या कुछ ऐसे डिजीज भी हैं जो हमको मलेरिया, जैसे हमको सीजर या एपिलेप्सी के ऐसा सिम्टम प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी को सेरेब्रल मलेरिया हो गया है, तो सेरेब्रल मलेरिया में भी ब्रेन में इसका जो पैरासाइट होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, तो ब्रेन में हार्म पहुंच जाता है, जिसके चलते सीजर आ सकता है। टेटनस में HIV वाले पेशेंट को भी, एड्स वाले पेशेंट को भी सीजर का अटैक आ सकता है। यानी कि एक तो सीजर का पेशेंट आए तो इतना बिंदु से जांच करना पड़ेगा, तो मरीजवा कहता है डॉक्टर साहब खाली जांच लिख ले बनी। जब तक डायग्नोसिस क्लियर नहीं होगा तब तक इलाज कैसे होगा कि जनरल एपिलेप्सी है कि कोई डिजीज। तो मेन जो कॉज होता है ब्रेन से होता है, वो आगे हम लोग अभी देखेंगे। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज में, एल्जाइमर्स डिजीज में जैसे कुछ हो गया। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज में क्या है, जैसे सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस एक डिजीज होता है जिसमें ब्लड क्लॉट फ्रॉम इन द ब्रेन, ब्रेन के किसी पार्ट में ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसको सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। उस कंडीशन में सर्कुलेशन रुकने के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन रुकने के चलते, वहां ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के चलते वहां पे सीजर का अटैक आ सकता है। हेमरेज, किसी कारण से ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई एक्सीडेंटल हेमरेज हो गया, उस कंडीशन में सीजर आ सकता है। सेरेब्रल एम्बोलिज्म एक डिजीज होता है जिसमें ब्लड क्लॉट जो होता है, शरीर के किसी पार्ट में ब्लड क्लॉट होता है, वह ब्लड क्लॉट सर्कुलेट होकर ब्रेन में चला जाता है और वहां पे रुकावट पैदा कर देता है, उसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल एम्बोलिज्म। और हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, मतलब कि बीपी ज्यादा बढ़ने के चलते, पढ़ाया है ना हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन इंसेफेलोपैथी में भी कन्वल्सन और सीजर का अटैक आता है। और सबसे मोस्ट कॉमन सीजर होता है एपिलेप्सी के अलावा ब्रेन ट्यूमर में। यदि किसी को बार बार एपिलेप्सी का अटैक आ रहा है तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में गांठ, दो तरह के ट्यूमर पाए जाते हैं, कैंसर ट्यूमर और बेनाइन ट्यूमर। तो कोई भी ब्रेन ट्यूमर में जो भी कैंसरस हो या नॉन कैंसरस हो, तो उस कंडीशन में भी मिर्गी का दौरा आ सकता है। यानी पहला बार किसी को एपिलेप्सी का अटैक आया, सीजर का अटैक आया है और डायग्नोसिस नहीं है, तो उसको CT और MRI भी कराना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि ब्रेन ट्यूमर तो नहीं डेवलप हो रहा है। सेरेब्रल मलेरिया का भी जांच कराना पड़ेगा कि मलेरिया तो नहीं हो रहा है। पॉइजनिंग का हिस्ट्री लेना पड़ेगा कि पॉइजनिंग तो नहीं खाया है कोई। BP का हिस्ट्री लेना पड़ेगा, BP तो नहीं बढ़ा हुआ है, स्ट्रोक तो नहीं आया है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, चोट लग गया, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, छत पर से गिर गया, बिछौना पर से गिर गया, ब्लड क्लॉट हो गया, उसके बाद भी एपिलेप्सी का दौरा आ सकता है, वहां ब्लड क्लॉट धीरे धीरे बड़ा इंफेक्शन लग गया। सारा हिस्ट्री लेने के बाद हमको डायग्नोसिस निकालना है, मलेरिया तो नहीं हुआ है, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, ब्लड शुगर का जांच करना है, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं हुआ है। इतना सब बिंदु पर सडन एक्यूट केसेस में जांच करना है, तब जाके हम लोग एपिलेप्सी, सेरेब्रल ट्यूमर, एब्सेस, सब ड्यूरल हेमरेज और इंसेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, पैरालाइसिस, मेनिंजोवास्कुलर सिफिलिस, कॉन्जेनाइटल डिजीज में, और इस सब चीज में क्या हो सकता है कि हमको एपिलेप्सी का या सीजर का अटैक आ सकता है। पॉइजनिंग केसेस में हेड ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, और आपको बर्थ इंजरी, बर्थ के दौरान किसी चीज में
माथा में चोट लगने से, निकालते समय बच्चा उसके इंजरी से, टॉक्सिन सब्सटेंस यूज करने से, हाँ, ब्लड शुगर कम ज़्यादा हो जाने से, यह सब मेन कॉजेज जो है वह ब्रेन ट्यूमर का हो सकता है। टाइप्स कितने तरह के एपिलेप्सी होते हैं? तो 2 तरह के एपिलेप्सी होते हैं। एक जनरलाइज सीजर, या सीजर कितने तरह के होते हैं? तो एक होता है जनरलाइज सीजर और दूसरा होता है पार्शियल और फोकल सीजर। जनरलाइज सीजर जो होता है यह ऐसे तरह का सीजर होता है। दिस सीजर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फ्रॉम बोथ हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के फलस्वरूप जो सीजर का दौरा आता है उसको हम लोग जनरलाइज सीजर बोलते हैं। इसका सब टाइप क्या है? तो टोनिक कोलिक ग्रैंड माल सीजर बोलते हैं, और दूसरा क्या है? पेपिट माल अब्सेंस सीजर बोलते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं ग्रैंड माल एपिलेप्सी क्या है, ग्रैंड माल सीजर क्या होता है। तो यह होता है यूजुअली 2 से 20 साल के लोगों में ग्रैंड माल सीजर आता है। तो उसमें क्या होता है, कौन कौन सा फैक्टर उत्तरदायित्व होता है? यदि किसी को पायरेक्सिया हो गया, किसी को बुखार हाई हो गया, या कोई ज्यादा जरूरत से ज्यादा ओवर वर्क कर दिया, मानते हैं कि हमको जितना औकात है उस औकात से ज्यादा काम कर दिए, ओवर वर्क, ज्यादा मेहनत कर दिए, उसको एपिलेप्सी का दौरा आ सकता है। ज्यादा थकान हो गया, थकान ज्यादा होने से एपिलेप्सी का दौरा आ सकता है। मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग होने के फलस्वरूप एपिलेप्सी का सीजर का दौरा आ सकता है। ज्यादा दिनों से भूखा है तो भूखे रहने के चलते एपिलेप्सी का दौरा आ सकता है। अब एक्साइटमेंट, किसी को ज्यादा एक्साइटमेंट के चलते भी सीजर और एपिलेप्सी का अटैक आ सकता है। लॉक ऑफ स्लीप, ड्रग्स वगैरह, हम सब कारण बते भी किए थे किस किस कारण से होगा, उसी सबसे कारण रिलेटेड है ग्रैंड माल एपिलेप्सी का। और अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हम लोग इसका जो अटैक आता है इसके विषय में समझेंगे क्या क्या इसको हम लोग कितने भागों में बांटा गया है। तो जो एपिलेप्सी का अटैक आएगा वह एनी टाइम आ सकता है, बट यूजुअली जो होता है कि जब पेशेंट सोया रहेगा और सोने के बाद बेड पे गिरेगा और उसको दौरा आएगा तो यह सब समझ में आएगा। इसके अटैक को हम लोग सेवरल स्टेज में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेज है, स्टेज के अनुसार एपिलेप्सी को बांटते हैं। जैसे हम बताए थे मलेरिया का कोल्ड स्टेट, स्वेटिंग स्टेट, टेम्परेचर स्टेज, तो वैसे ही एपिलेप्सी का भी स्टेज होता है। एपिलेप्सी ग्रैंड माल एपिलेप्सी का हम लोग बता रहे थे कि कितने स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहला जो स्टेज होता है औरा स्टेजेस में क्या होता है कि दिस इज द सिम्टम ड्यू टू ईयरलियर एपिलेप्टिक डिस्चार्ज perceived by the patient. The constitute of various sensory symptoms like psychic, visual, auditory, olfactory, gustatory, and cutaneous, hernias, and sometimes fascicular epigastric sensation. Child becomes afraid and sometimes going to happen some and runs toward the mother's laps. मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो ऐसा पहुँच करो यार, तो इसमें क्या है, जो औरा वाला जो एपिलेप्सी का सिम्टम है उसमें क्या होगा कि पेशेंट को सिम्टम्स आएगा, खास करके बच्चों सब में देखने को मिलता है। और बच्चा ज़्यादा डर जाता है, उसको लगेगा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, जितना भी सेंसरी ऑर्गन एक्टिविटी है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन उसमें एपिलेप्सी का मतलब कि कन्वल्सन और मसल स्टिफनेस नहीं होगा। वहीं दूसरा स्टेज जब आओगे टोनिक फेजेस में क्या होता है, तो यह फेज क्या होता है, हाफ से 1 मिनट का होता है। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट मसल्स ऑफ बॉडी undergoes spasmodic construction involving voluntary and involuntary muscles, whole body stiffness। तो क्या होता है कि सारे बॉडी के जितने भी मसल्स है उसमें जकड़न आ जाता है, उसमें तनाव आ जाता है, और उसके चलते पेशेंट को रिस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और पेशेंट लगेगा कि चिल्ला रहा है, ऐसे करके आवाज करेगा और हाथ पैर उसका टाइट हो जाएगा, पूरा हाथ पैर मुड़ा जाएगा। और क्या करेगा पेशेंट, जो क्या होगा उसके चलते रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने चलते पेशेंट का जो होता है साइनोसिस डेवलप होता है। साइनोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, ऑक्सीजन कम मिलने के कारण बॉडी में जितने भी सेल हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, वहां पे ऑक्सीजन कम मिलने के चलते साइनोसिस डेवलप होता है। तो यह कंडीशन जो होता है लोअर लिम्स
एंड फील टू एक्सटेंसेड अपर और लोअर लिम्स में तान देगा और लगेगा कि टाइट हो गया पूरा, और आवाज करेगा गला से और मुंह से आवाज करेगा, भारी आवाज आएगा। तो यह सब सिम्टम आता है। तीसरा जो फेज होता है क्रोनिक फेजेस जो होता है, यह क्या होता है कि यह भी 1 मिनट का होता है, और इसमें क्या होगा कि पेशेंट अनकॉन्शियस होने के साथ साथ मसल स्टिफनेस के साथ साथ पेशेंट जर्क करेगा, पेशेंट कन्वल्सन जैसे हाथ मुंह पूरा खींचेगा, हाथ मुंह को हिलाएगा, कपाएगा, और उसके बाद उसका मुंह पूरा इठा जाएगा, और मुंह इठाने के चलते क्या होगा कि पेशेंट जीभ बाहर निकाल देगा और दांत से उसका जीभ कट जाएगा और मुंह से ब्लड आ सकता है। यानी कि थर्ड जो होता है क्रोनिक फेजेस में क्या होगा, पेशेंट को एपिलेप्सी का दौरा आया तो पेशेंट का हाथ पैर पूरा टाइट हो गया, हाथ पैर मोड़ दिया, उसके बाद झटका स्टार्ट हो गया, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, पेशेंट कुछ समझ नहीं रहा है, पेशेंट मुंह टेढ़ कर देगा, मुंह से गैस फेंकने लगेगा, जीभ उसका जो है दांत के नीचे कट जाएगा, और मुंह बंद होने के चलते रिस्पिरेशन का जो रास्ता है ट्रैकिया जो है वह कंप्रेस होने के चलते वहां पे बॉडी में धीरे धीरे ऑक्सीजन कमी होने को इसमें भी साइनोसिस डेवलप हो सकता है, और उसका जो ब्रीथिंग साउंड होगा वह लगेगा कि घरघराहट के साथ आवाज आ रहा है, मुंह से लगेगा ब्लड आ रहा है। तीसरा जो होता है फेल्सिट कोमा एंड स्लीप, कभी कभी लगातार 24 घंटा झटका आने के चलते होता है। पेशेंट जब रिकवरी स्टेज में आता है तो पेशेंट को लग गया कोमा में चला गया, सो गया, पेशेंट बहुत लंबा समय तक सोए रह जाता है। तो यह जो होता है ग्रैंड माल एपिलेप्सी का जो होता है कि यह जो है इस प्रकार है, मतलब कितना टाइप्स का होता है। अब हम लोग जो समझेंगे कि, और दूसरा टाइप हम क्या बताए थे, दूसरा जो प्रकार होता है एपिलेप्सी का उसको हम लोग बोलते हैं एब्सेंस सीजर, और उसका दूसरा नाम है माइनर और पेटिट माल एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है कि ब्रीफ पीरियड ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लास्टिंग 5 से 30 सेकेंड, 5 से 30 सेकेंड तक पेशेंट अनकॉन्शियस चला जाता है, और यह अधिकतर बच्चों के केसेस में देखा गया है, बच्चे में होता है, और इसमें ब्लैंक फेशियल एक्सप्रेशन होता है, और उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर यह सब होता है कि कीड़ा पेट वगैरह में रहता है, उस कंडीशन में यह सब डेवलप करता है। तो अब हम लोग यह एपिलेप्सी का प्रकार हम लोग समझ लिए, स्टेज समझ गया। अब हम लोग थोड़ा सा एपिलेप्सी का सिम्टम समझेंगे, क्या क्या सिम्टम हमको बेसिक मिलेगा। तो सबसे पहला सिम्टम होगा कि टेम्पोरली कंफ्यूज रहेगा, वह पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, वह जजमेंट करने के सेंसरी जितना भी ऑर्गन है उसको एक्टिव नहीं रहेगा, वह जजमेंट करने या बात सुनने समझने के हालत में नहीं रहेगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जर्किंग मूवमेंट ऑफ आर्म, हाथ और लेग्स में जर्क टाइप का, मतलब कि लगेगा कि जर्किंग कर रहा है, उसका बॉडी हिल रहा है, ऐसे करके मूवमेंट करेगा। डिजनेस होगा, माथा में चक्कर आएगा, हेडेक होगा, माथा में दर्द रहेगा। विजुअल चेंजेस जो होता है उसका जो विजुअल चेंजेस हो सकता है कि आंख का जो है वह सब चेंजेस हो जाएगा। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी उससे कुछ का याद नहीं रहेगा। इन्वॉल्वमेंटरी चेंजेस इन द बॉडी मूवमेंट, फंक्शंस, सेंसेशन एंड बिहेवियर, मतलब कि बॉडी मूवमेंट में जितना भी उसको चुट्टी काटने पर भी, चाहे जो भी बात करने पर, समझने पर कोई उसको समझ में नहीं आएगा। यह सब सिम्टम मिलेगा। हम पेशेंट को कैसे फाइंडिंग करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखेंगे किस तरह का है, कॉजेज पता करने का प्रयास करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे हार्ट वाले पेशेंट के लिए ईसीजी होता है, वैसे ही ब्रेन वाले के लिए ईईजी होता है, ईईजी, सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। पेशेंट के मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन देंगे। जो कन्वल्सन मतलब क्या होता है कि हाथ मुंह जो चमका के जो बोलता है कन्वल्सन होता है, तो उस कन्वल्सन को रोकने के लिए एंटी कन्वल्सन मेडिसिन देंगे। कौन कौन सा आता है, तो फेनाइटोन सोडियम, डायजिपाम, वेलपोरिक एसिड, कार्बाजिपिन होता है। यह सब हम लोग डॉक्टर्स के मतलब कि आदेश के अनुसार, दवा जो प्रिस्क्राइब डॉक्टर करेगा उसके अनुसार हम लोग दे सकते हैं। तो यह सब ट्रीटमेंट है। पेशेंट का प्रिकॉशन क्या है कि पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ड्यूरिंग द अटैक सुलाना है, पेशेंट का नाक मुंह नहीं बंद करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, वोमिटिंग है तो वोमिटिंग का इंजेक्शन देना है, बाकी एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन देंगे। सेडेशन पेशेंट को डालेंगे, सेडेशन में यूज करेंगे डायजिपाम वगैरह जो पेशेंट का सेडेशन के लिए देते हैं, बी कम्प्लेक्स इंजेक्शन देंगे। यह सब जो है डॉक्टर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन जो भी है वो मैनेज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिम्टम उसका मैनेजमेंट हम लोग करेंगे। चलिए।